तो राधे राधे बच्चों, आज मैं आपके सामने एंजाइम का दूसरा लेक्चर लेकर के आया हूं और जो मैंने आपसे कमिटमेंट किया है कि एनसीईआरटी क्लास 11th बायोमॉलिक्यूल के कंप्लीट सीरीज में आपको दूंगा। और आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, किस इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैं ये चाहता हूं वो सारे बच्चे जिनके बायोमॉलिक्यूल के कंसेप्ट क्लास 11th में अभी तक क्लियर नहीं है, वो सभी इन लेक्चर को फॉलो करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने कंसेप्ट को मजबूत करें। एक बार फिर मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप रेगुलर नहीं रहेंगे, पंक्चुअल नहीं रहेंगे, अगर पर डे रेगुलर लेक्चर को फॉलो नहीं करेंगे तो बेटा जी शायद आप मुझे नहीं समझ पाएंगे। आप थोड़ी पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, इन लेक्चर को फॉलो कीजिए। ये मेरी गारंटी है। वो तमाम छोटे छोटे कंसेप्ट बायोमॉलिक्यूल के जो अब तक आपको परेशान करते रहे हैं, स्पेशली जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, जिसे बायोलॉजी का एक टीचर जनरली करता है, क्योंकि एक बायोलॉजी के टीचर के लिए बायोकेमिस्ट्री में घुस मतलब तपती हुई आग पर अपने हाथ को देना है। इसलिए आप विश्वास रखिए, माई सेल्फ आरबीएस सर, अन एकेडमी अहमदाबाद आपके लिए बायोमॉलिक्यूल के लेक्चर इसीलिए लेकर के आया। आइए सीधे टॉपिक पर आते हैं और एंजॉय करते हैं इस दूसरे लेक्चर को, एंजाइम का। कल तीसरा लेक्चर मैं एंजाइम का लेकर के आऊंगा। 3 लेक्चर में एंजाइम कंप्लीटली समाप्त हो जाएगा। इसके बाद मेरा अगला लेक्चर बच्चों प्रोटीन पे होगा, फिर कार्बोहाइड्रेट पे हम बात करेंगे, इसके बाद लिपिड और बेटा जी न्यूक्लिक एसिड पे हम बात करेंगे। मैंने आपको कमिट किया है। इसके बाद आप मुझसे जुड़े रहिए, मेरे लेक्चर को आप फॉलो करते रहिए, लाइक करते रहिए। इसके बाद 11th की एक और बेहतरीन टॉपिक जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है, प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें अब केवल 3 ही चैप्टर रह गए हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग: फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट हार्मोन। ये मैं आपको, आप लोगों के लिए लेकर के आने वाला हूं। फिर उसके बाद अगर आपकी डिमांड रही और ये लेक्चर आपको पसंद आए और आपने अगर डिमांड किया तो पूरी क्लास 11th की बायोलॉजी में आपके लिए लेकर के आऊंगा, या तमाम क्रुशियल टॉपिक क्लास 11th के जहां पर आपको कंफ्यूजन है वो सब मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। ये मेरी गारंटी है, जिसका कोई पैसा नहीं लगना है, निःशुल्क। ये निःशुल्क सेवा है, ये समाज सेवा है और ये मैंने ठाना है। वो तमाम बच्चे जो पैसे के अभाव में अपने कंसेप्ट को नीट लेवल पे क्लियर नहीं कर पाते हैं, मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। बस जरूरत इस बात की है कि आप रेगुलर रहें, पंक्चुअल रहें। कल आपने देखा बेटा जी, एंजाइम्स आर फंक्शनली बायोकैटालिस्ट, केमिकली टर्शियरी लेवल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। आपने कल देखा why tertiary level structure of protein only capable to play the role of enzyme, because it has active site, क्योंकि उसके पास एक्टिव साइट है। और एक दूसरा क्वेश्चन जिसका बच्चों कल हमने आंसर लिया था, आपको याद होगा, एक एंजाइम का मॉलिक्यूल एक रिएक्शन की रेट को इतना कैसे बढ़ा देता है। आपने कल देखा, कल वाले लेक्चर में कार्बोनिक एसिड के मॉलिक्यूल पर आवर 200 बन रहे थे। जब H2O और CO2 हमारे ब्लड में रिएक्ट करते हैं तो कार्बोनिक एसिड के मॉलिक्यूल एंजाइम की एब्सेंस में पर आवर 200 बनते हैं। लेकिन जब रिएक्शन में हम कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स को इंसर्ट करते हैं तो आपने देखा कार्बोनिक एसिड के 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकंड बनना शुरू हो जाते हैं। मतलब ये कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स रिएक्शन के रेट को 10 मिलियन टाइम बढ़ा देता है। आपने सोचा हाउ इज पॉसिबल, and how accelerate the rate of reaction so vigorously? आंसर आया था
बाय लोअरिंग द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एक और क्वेश्चन आया, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? आपने देखा, the amount of energy required to a substrate molecule to go through transition state, that amount of energy is called activation energy. And in the absence of enzyme, you have seen already the value of activation energy for a substrate molecule is very high. ये जो बैरियर है एक्टिवेशन एनर्जी का, एंजाइम इसी को डाउन कर देता है। कल आपने इसको समझा था एक ग्राफ के द्वारा, और कल एक और बात आपको क्लियर हो गई, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या? लिविंग सिस्टम के अंदर जितनी भी रिएक्शंस स्पॉन्टेनियसली चल रही हैं, वो सब एक्सर्गोनिक रिएक्शन होती हैं, सब में एनर्जी रिलीज होती है। ये भी कल आपको क्लियर हुआ था। आज बेटा जी आप सभी लोगों के साथ मैं 3 बातें डिस्कस करूंगा। आज एंजाइम में मैं आपके साथ 3 हेडिंग को डिस्कस करूंगा। द हेडिंग नंबर फर्स्ट आज जो आपके साथ डिस्कस होगी, नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। जो पहली हेडिंग बेटा जी मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, यस, जो पहली हेडिंग मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूं, दिस इज नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। ये ध्यान रहे, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन फॉलो कर रहा हूं। मेरा वादा है एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं पढ़ेंगे, न काका सही न चाचा सही, जो एनसीईआरटी कहे वही सही। पहली हेडिंग जो आज आपके साथ डिस्कस होगी, दैट इज नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। अच्छा बेटा जी, जो दूसरी हेडिंग में आज आपके साथ डिस्कस करूंगा, हाँ, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। दूसरी हेडिंग जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा वो होगी बेटा जी स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, एंजाइम की स्ट्रक्चर। और तीसरी हेडिंग जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा वो होगी बेटा जी क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। तो बच्चों आज आपके साथ मैं 3 हेडिंग डिस्कस करने वाला हूं एंजाइम की। सबसे पहली हेडिंग नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, दूसरी हेडिंग स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, और तीसरी हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। ये 3 बातें आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और कल एंजाइम की अंतिम हेडिंग आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा, फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी। इस पर मैं आपके साथ बच्चों कल बात करूंगा, फैक्ट अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी पर। तो आइए देर नहीं करते हैं और सबसे पहले बच्चों हम नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन को स्टडी करते हैं। आइए बच्चों ध्यान दें। तो हमारी पहली हेडिंग नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। देखिए बच्चों यहां पे ध्यान दोगे, ये सबस्ट्रेट है और सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में ही एंजाइम कैटालाइज करता है। ध्यान देना, ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और ये E, S स्टैंड्स फॉर सबस्ट्रेट, P स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट, और E स्टैंड्स फॉर एंजाइम। तो एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कैटालाइज कर रहा है। अब बच्चों ध्यान देना, सबसे पहले होता क्या है, पॉइंट नंबर फर्स्ट आप सब ध्यान दोगे। सबसे पहले बेटा जी जो एंजाइम होगा वो सबस्ट्रेट को अपने से बाइंड करेगा। ध्यान रखना, अपने एक्टिव साइट से बाइंड करेगा। तो जो स्ट्रक्चर बनेगी उसे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहेंगे। शब्दों पे ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं। सबसे पहले एंजाइम सबस्ट्रेट को अपने एक्टिव साइट से बाइंड करेगा, तो बच्चों एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। अच्छा ध्यान दोगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और एंजाइम सबस्ट्रेट के बीच में मैंने रिवर्सिबिलिटी की साइन लगाई है।
इस क्या, अगर एंजाइम सबस्ट्रेट को अपने से बाइंड कर गया और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, तो बेटा जी इसका मतलब ये नहीं कि प्रोडक्ट भी बन जाएगा। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनना प्रोडक्ट बनने की गारंटी नहीं है। इसीलिए ध्यान देना, मैंने एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और एंजाइम सबस्ट्रेट के बीच में रिवर्सिबिलिटी की साइन यूज की है। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, बेटा जी जब भी मैं नहीं, दुनिया का कोई भी टीचर आपको एंजाइम पढ़ाए, आप एंजाइम को एक लॉक के रूप में ट्रीट करोगे। एंजाइम इज अ लॉक, और सबस्ट्रेट को एक की के रूप में ट्रीट करोगे। मतलब आप मान लोगे जो एंजाइम है एक लॉक है और सबस्ट्रेट जो है एक की है। और ये ध्यान रहे, आपको पता है एक की अपने लॉक के लिए स्पेसिफिक होती है, उसी प्रकार से एक एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होता है। तो अब मेरी बात समझो, कभी कभी होता है गलती घर में, अगर गलत चाबी गलत ताले में एंटर कर गई तो बोलो क्या ताला खुलेगा? नहीं खुलेगा। अगर एंजाइम से गलत सबस्ट्रेट बाइंड कर गया तो फिर बेटा जी क्या वो लॉक खुलने वाला है? नहीं। तो फिर आप क्या करोगे? उस चाबी से ताले को खोलते रहोगे? नहीं, उस चाबी को निकालोगे और फिर जो रियल की होगी उसके द्वारा आप ताले को खोलने की कोशिश करोगे। यही हुआ यहां पर। अगर एंजाइम से रियल सबस्ट्रेट बाइंड नहीं किया तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स वापस एंजाइम और सबस्ट्रेट में टूट जाएगा, अर्थात अलग हो जाएगा। अब मेरी बात समझें। और अगर बेटा जी एंजाइम से उसका रियल सबस्ट्रेट बाइंड किया है तो फिर क्या होगा? शब्दों पर ध्यान देना, वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट। ये एंजाइम सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर में चेंज करवाएगा, स्ट्रक्चर में चेंज करवाएगा, अर्थात उसके कुछ बॉन्ड को तोड़ेगा, उसमें कुछ नया बॉन्ड बनवाएगा। दिस एंजाइम विल कॉज सम स्ट्रक्चरल चेंज इन द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट कुछ स्ट्रक्चरल चेंज होंगे, इसका मतलब क्या? कुछ नए बॉन्ड को बनवाएगा, कुछ पुराने बॉन्ड को तोड़ेगा। रिजल्ट क्या होगा? सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो एक नई स्ट्रक्चर बनेगी, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद बेटा जी क्या होगा? एंजाइम अलग हो जाएगा, प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, अर्थात बच्चों सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, एंजाइम का काम खत्म हो गया। एंजाइम फिर से एक सबस्ट्रेट को बाइंड करेगा, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, स्ट्रक्चरल चेंज करवाएगा, एंजाइम प्रोडक्ट एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। क्योंकि मत भूलिए एंजाइम कैटालिस्ट है और ये कैटालिस्ट की प्रॉपर्टी है, वो केवल रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करेगा, उसकी कोई भी क्वांटिटी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। Enzyme is only accelerating the rate of reaction, catalyzing the substrate into product. अब मेरी बात समझे, तो एंजाइम के द्वारा सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में जो कैटालिसिस है इसे हम 4 पॉइंट में लिखेंगे। अच्छा, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? जरा ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? पॉइंट नंबर फर्स्ट, एनसीईआरटी बोल रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एंजाइम बाइंड द सबस्ट्रेट विथ इट्स एक्टिव साइट। सबसे पहले एंजाइम सबस्ट्रेट को अपने एक्टिव साइट से बाइंड करेगा। पॉइंट नंबर फर्स्ट खत्म। पॉइंट नंबर सेकंड, फिर सुनना, now substrate induces some change in the structure of active site. Why? So that it can fit itself properly in the active site of enzyme. शब्दों पे ध्यान दो, सेकंड पॉइंट बोल रहा हूं। Now substrate induces some change in the structure of active site of enzyme. Why? So that it can fit itself properly in the active site of enzyme. Point number second समाप्त। Point number third,
हाँ, अब क्या होगा? When substrate will be fit properly in the active site of enzyme, then enzyme cause some structural change. Then enzyme cause some structural change in the structure of enzyme. And this result conversion of substrate into product. So enzyme product complex will be formed. And now point number 4. Now enzyme and product both gets dissociated. And in this way enzymatic reaction completed. बेटा जी, एक एंजाइम सबस्ट्रेट को जो प्रोडक्ट में कैटालाइज करता है, उस पूरे कैटालिसिस को हम इस इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान रखना, ये इक्वेशन एनसीईआरटी का है। मैं ध्यान रखना, अपनी तरफ से मैं कर रहा हूं, एनसीईआरटी जो लिखा है एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि मेरा काम है एनसीईआरटी पे मास्टरी कराना। हाँ, मैं बीच बीच में थोड़ा बहुत परिचय अपना देता रहूंगा। बेटा जी, इस फील्ड में मैं 2000 से काम कर रहा हूं और लगभग 22-23 सालों का एक्सपीरियंस है। और ऊपर वाला अगर झूठ न बुलाए तो ये सत्य है कि लगभग अपनी लाइफ में मैंने 6 से 7 हजार डॉक्टर प्रोड्यूस किए हैं। इंडिया का कोई ऐसा मेडिकल कॉलेज नहीं जिसमें मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा न पढ़ रहा हो या पढ़ के निकल न गया हो। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, केवल लेक्चर फॉलो कीजिए, मास्टरी होगी आपकी। केवल बायोमॉलिक्यूल पर नहीं, उन सभी टॉपिक पर जो 11 से लेकर के 12 तक मैं आपको डील करूंगा, जिसका खर्च कितना है? 0, 1 रुपया भी नहीं। बस आपको मेरे लेक्चर को फॉलो करना है, ओके, लाइक बटन दबाना है और अपनी व्यू देना है। और यदि कभी मिलने की इच्छा हो तो अन एकेडमी के अहमदाबाद सेंटर पर आप आकर के आरबीएस सर से मिल सकते हैं, अपने अपने प्रॉब्लम सामने बैठ करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर बायोलॉजी के किसी भी पोर्शन में आपको कोई भी डाउट है तो एक बार फिर से बच्चों, नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन में एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कैसे कैटालाइज करता है, इसको हम बच्चों इस इक्वेशन के द्वारा हम बच्चों रिप्रेजेंट करेंगे। ये ध्यान रखना, जब भी आप एक एंजाइमेटिक रिएक्शन की स्टडी कर रहे हो, आप एंजाइम को लॉग कंसीडर करोगे, सबस्ट्रेट को की कंसीडर करोगे। क्यों छोड़ो, करोगे। एंड देन द रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय एंजाइम can be explained in a 4 points. The point number first, enzyme first of all bind a substrate with its active site. Point number second, now the substrate induces some change in the active site of enzyme. Why? So that it can fit itself properly in the active site of enzyme. And the point number, when substrate into the active site of enzyme will be fitted properly, then enzyme causes some structural change in the structure of substrate, and finally substrate will be converted into product. Structural change, some new bonds will be established, some old bond will be clipped. This is the structural change. So what will happen? Substrate will be converted into product. So enzyme product complex will be formed. And now in the 4th step, enzyme and product both gets dissociated. That's all. Reaction is completed. तो बेटा जी, एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कैसे कैटालाइज करता है, उसे 4 पॉइंट में आप डिस्क्राइब करेंगे इस रिएक्शन के द्वारा। ये बच्चों रहा आज की हेडिंग नंबर 1, नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। चलो बेटा जी, अगली बात करते हैं। आज की दूसरी हेडिंग क्या है? हेलो, आज की दूसरी हेडिंग क्या है? आज की दूसरी हेडिंग क्या है? आज की दूसरी हेडिंग क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। अब इस पर बात हो जाए, आइए। तो बच्चों फॉलो करते हैं आज की दूसरी हेडिंग, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। चल, लेट्स फॉलो द सेकंड हेडिंग ऑफ एंजाइम टुडे, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। सुनते रहिए, कोई शक नहीं होना चाहिए दोस्तों, गांव वालों, कि एंजाइम प्रोटीन का टर्सरी लेवल स्ट्रक्चर है। या रेयरली
sometime RNA may play the role of enzyme. And when RNA sometime play the role of enzyme, then that is called ribozyme. तब उसे राइबोजाइम कहते हैं. कैसे भाई? एंजाइम मतलब टर्सरी लेवल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, हैविंग 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, हैविंग एक्टिव साइट. अब मेरी बात को सुनना बच्चों. इन मेनी केसेज, शब्दों पे ध्यान देना. क्या बोल रहा हूं? इन मेनी केसेज द प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम is capable to catalyze the reaction. बहुत सारे केसेस में एंजाइम का प्रोटीन पार्ट अकेले ही रिएक्शन को कैटेलाइज करने में कैपेबल होता है. तो एंजाइम केवल प्रोटीन से बना होता है, तब उसे हम सिंपल एंजाइम कहते हैं. ध्यान रखना बेटा जी, एंजाइम की स्ट्रक्चर पे बात कर रहा हूं तो सुनिए बेटा जी. एंजाइम का पहला टाइप क्या रहा? सिंपल एंजाइम. एंजाइम का पहला टाइप क्या रहा बच्चों? सिंपल एंजाइम. सिंपल एंजाइम, हाँ. सिंपल एंजाइम मींस एंजाइम only composed with protein tertiary level structure. Only proteins tertiary level structure is capable to catalyze the reaction. उसे किसी भी नॉन प्रोटीन पार्ट के हेल्प की जरूरत नहीं है. तो एंजाइम जब केवल प्रोटीन से बना हो तो बेटा जी उसे सिंपल एंजाइम कहते हैं. लेकिन ध्यान रखना, इन मैक्सिमम केस, थोड़ा सा मेरे आसपास डिस्टर्बेंस चल रही है, इसके लिए मैं सॉरी हूं. बेटा जी ध्यान दीजिएगा, मैं क्या कह रहा हूं. इन मैक्सिमम केस the protein part of enzyme is not capable to catalyze the reaction alone. बहुत सारी केसेस में एंजाइम का प्रोटीन पार्ट रिएक्शन को अकेले कैटेलाइज करने में कैपेबल नहीं होता. उस रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए एक नॉन प्रोटीन पार्ट की जरूरत होती है. और जब तक वो नॉन प्रोटीन पार्ट एंजाइम के प्रोटीन पार्ट के साथ एसोसिएट नहीं करेगा, इनकाउंटर नहीं करेगा, तब तक एंजाइम का प्रोटीन पार्ट रिएक्शन को कैटेलाइज नहीं कर सकता. हो इसका मतलब क्या? इन मैक्सिमम केस, इन मेनी केसेस द एंजाइम प्रोटीन पार्ट रिक्वायर द हेल्प ऑफ अ नॉन प्रोटीन पार्ट टू कैटेलाइज द रिएक्शन. तब तो एंजाइम प्योरली प्रोटीन से नहीं बना है. तब इस एंजाइम को क्या बोलेंगे? कंप्लेक्स एंजाइम. क्या बोलेंगे? कंप्लेक्स एंजाइम. तो एंजाइम का दूसरा टाइप क्या है बच्चों? इधर आए. एंजाइम का दूसरा टाइप क्या है बेटा जी? कंप्लेक्स एंजाइम. एंजाइम का दूसरा टाइप है कंप्लेक्स एंजाइम. ये ध्यान रहे, जो कंप्लेक्स एंजाइम है दैट इज कंपोज्ड विथ 2 टाइप ऑफ पार्ट, प्रोटीन पार्ट एंड नॉन प्रोटीन पार्ट. अच्छा, तो जो कंप्लेक्स एंजाइम है जो कि प्रोटीन और नॉन प्रोटीन 2 प्रकार के कंपोनेंट से बना है, उसे हम होलो एंजाइम कहते हैं. तो कंप्लेक्स एंजाइम को हम क्या बोलते हैं? होलो एंजाइम. क्या बोलते हैं बेटा जी? होलो एंजाइम. नहीं, कोई जल्दी नहीं, आराम से लेक्चर को फॉलो कीजिए. मैं पढ़ाते वक्त कोई तेजी नहीं दिखला रहा हूं. मैं ये मानकर चल रहा हूं मुझे जो ऑडियंस फॉलो कर रही है उसे शून्य आता है. मैं आपको 0 मान करके पढ़ा रहा हूं भाई. अदरवाइज बेटा जी हकीकत तो यह है कि अगर मैं अपने पे उतर जाऊं तो इस पूरी एंजाइम को पढ़ाने में मैं 30 से 35 मिनट में 30 to 35 मिनट फॉर मी इज सफिशिएंट टू एक्सप्लेन द एंजाइम. लेकिन नहीं, मुझे तो 0 वालों को हीरो बनाना है. मुझे तो ज्ञान का प्रकाश फैलाना है. मुझे तो जहां जहां अंधकार बैठा है वहां पर ज्ञान के प्रकाश को डाल करके अंधकार को वहां से हटाना है. और वो सारे बच्चे जो पैसे के अभाव में अच्छे लेक्चरर्स के लेक्चर को नहीं फॉलो कर पाते हैं, मैं आप सभी लोगों की सेवा में हाजिर हूं 11th और 12th की पूरी बायोलॉजी लेकर के. शर्त एक ही है, आप लेक्चर को बहुत आराम से और धैर्य से फॉलो कीजिएगा और रेगुलर फॉलो कीजिएगा. तो बच्चों
कॉम्प्लेक्स एंजाइम को क्या बोला? होलो एंजाइम। ओ अब सुनो, तो ये बेटा जी जो होलो एंजाइम कॉम्प्लेक्स एंजाइम है, इसमें दो प्रकार के पार्ट हैं, प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट। ध्यान देना बेटा जी, ध्यान दीजिएगा। जो नॉन इस कॉम्प्लेक्स एंजाइम का जो होलो एंजाइम है, इसका जो प्रोटीन पार्ट है उसे एपो एंजाइम कहते हैं। जो प्रोटीन पार्ट है उसे एपो एंजाइम कहते हैं। एपो एंजाइम क्या बोलते? प्रोटीन पार्ट। क्या बोलते बेटा जी? प्रोटीन पार्ट। अच्छा बेटा, जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, ए सुनो, जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसे क्या बोलते हैं? कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या है बेटा जी? नॉन प्रोटीन पार्ट। नॉन प्रोटीन पार्ट। चलो भाई, एंजाइम दो प्रकार के, सिंपल एंजाइम, कॉम्प्लेक्स एंजाइम। कॉम्प्लेक्स एंजाइम, हाँ, दैट इज कॉल्ड होलो एंजाइम। प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड एपो एंजाइम। नॉन प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड कोफैक्टर। अब ध्यान देंगे बच्चों, जो नॉन प्रोटीन पार्ट है कोफैक्टर, अब ध्यान देना इस फ्लो चार्ट पे, जो नॉन प्रोटीन पार्ट है कोफैक्टर, ये नॉन प्रोटीन पार्ट है, ये तीन प्रकार का हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नेचर, जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो क्या है? ये कितने प्रकार का हो सकता है? तीन। कौन कौन सा? सुनना। को एंजाइम, को एंजाइम, को एंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप, और बेटा जी मेटल आयन। एक बार फिर सुने, जो नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर है वो कितने प्रकार का हो सकता है? तीन। कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप, मेटल आयन। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये, आरबीएस सर, प्रोटीन का जो नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर है, एंजाइम का जो नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर है, उसे कोएंजाइम हम कब बोलेंगे? उसकी शर्त क्या है? उसकी कंडीशन क्या है? उसे प्रोस्थेटिक ग्रुप कब बोलेंगे? उसकी कंडीशन क्या है? बेटा जी, इस पेज पर चूंकि हमारे पास स्पेस कम है, इसलिए नॉन प्रोटीन पार्ट जिसे कोफैक्टर कह रहे हैं, जो उसके तीन जो टाइप हैं, उसको अगले पेज पर मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम लेते हैं कोएंजाइम। सबसे पहले बेटा जी मैं बात कर रहा हूं कोएंजाइम के। सबको पता है ये एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट है। अब चलो ध्यान देना। अच्छा, एंजाइम का जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसे कोएंजाइम कब बोलोगे? कंडीशन नंबर फर्स्ट, पहली कंडीशन ध्यान रखना, the non-protein part cofactor will be called coenzyme when coenzyme, ध्यान रखना बच्चों, will always be organic compound। कोएंजाइम सदैव ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। और दूसरी शर्त, यह एंजाइम के प्रोटीन पार्ट के साथ, शब्दों पे ध्यान देना, ट्रांजिएंटली, ट्रांजिएंटली का मतलब टेम्पोरेरली, लूजली बच्चों बाइंड होगा। ये बच्चों ये बहुत स्पेशल वर्ड है, ये एनसीईआरटी का टर्म मैंने लिया है, ट्रांजिएंटली बाइंडेड, बाइंडेड विथ प्रोटीन पार्ट। ये प्रोटीन पार्ट के साथ बच्चों टेम्पोरेरली बॉन्डेड होगा, स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं होगा। जब नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड हो और एंजाइम के प्रोटीन पार्ट के साथ टेम्पोरेरली अटैच हो, लूजली अटैच हो, ट्रांजिएंटली अटैच हो, तब इसे हम कोएंजाइम कहेंगे। आरबीएस सर, आर यू श्योर कि कोएंजाइम हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे? यस माय डियर फ्रेंड, 100% श्योर। यू हैव एनी डाउट्स? सर आर यू श्योर? अरे क्या बात कर रहे हो यार, मैं कह रहा हूं विश्वास। अब एक मिनट सुनो, अब जरा गौर करोगे। पॉइंट नंबर थर्ड क्या बेटा जी? अच्छा, ये जो कोएंजाइम होते हैं ना, ये विटामिन के डेरिवेटिव होते हैं, ये विटामिन के डेरिवेटिव होते हैं, ये विटामिन के डेरिवेटिव होते हैं। अब दो एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, पहला NAD,
और NADP। NAD एक कोएंजाइम है, NADP एक कोएंजाइम है। अच्छा, इसका पूरा नाम क्या है? निकोटिनोमाइड, निकोटिनोमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। इस क्या है, एक पी अलग से जुड़ गया है, तो निकोटिनोमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। ये दोनों बच्चों कोएंजाइम है, 50 कोएंजाइम है। मैं आपको 50 एग्जांपल दे सकता हूं। यही 2 एग्जांपल क्यों दे रहा हूं? क्योंकि एनसीईआरटी ने ही 2 एग्जांपल दिया है। जब मैं आप लोगों को प्लांट फिजियोलॉजी का लेक्चर लेके आऊंगा ना, फोटोसिंथेसिस, रिस्पिरेशन में, तब देखोगे कई ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें ये दोनों कोएंजाइम का काम कर रहे हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट का काम कर रहे हैं। अच्छा, तो पूछोगे आरबीएस सर बताइए ना, ये दोनों किस विटामिन के डेरिवेटिव हैं? विटामिन नियासिन के, विटामिन नियासिन के। ये ध्यान रहे, एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं लाइन टू लाइन। चलो भाई, क्लियर हो गया। When the non-protein part of an enzyme will be organic compound transiently bounded with the protein part, then that is called coenzyme. कितने एग्जांपल दिया? 2, NAD, NADP। अच्छा, ये किस विटामिन के डेरिवेटिव हैं? नियासिन के। ध्यान दे बच्चों, कोफैक्टर का दूसरा टाइप क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोफैक्टर का दूसरा टाइप क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप। आइए अब जरा बच्चों प्रोस्थेटिक ग्रुप पे बात कर लेते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप पे बात कर लेते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप पे बात कर लेते हैं। चलिए, हेलो, प्रश्न ये खड़ा होता है कि कोफैक्टर को प्रोस्थेटिक ग्रुप कब कहेंगे? ये ध्यान रहे, अन्य किताबों में क्या लिखा है उस पर ध्यान नहीं देना है, एनसीईआरटी में क्या लिखा है उस पर ध्यान देना है। हो सकता है बहुत सारे एनसीईआरटी के अन्य से डिफर करें, लेकिन मत भूलिए नीट का पेपर एनसीईआरटी से चेक होगा, अन्य किसी बुक से चेक नहीं होगा। इसलिए अन्य बुक में क्या लिखा है वो सत्य नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अगर जब भी बवाल खड़ा होगा, एनसीईआरटी को तलब करेगी और पूछेगी देखो क्या लिखा है। जैसा आपने देखा था इसी साल फिजिक्स वाला एक जो क्वेश्चन फंसा था, उसके लिए उसने आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर को कहा आप देखिए नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा। इसलिए दूसरी किताबों में क्या लिखा है भूल जाइए, एनसीईआरटी क्या कहती है याद रखिए। अच्छा बेटा जी, प्रोस्थेटिक ग्रुप, हाँ बच्चों ध्यान रखना, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्रोस्थेटिक इज आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड, बट क्या दिस इज फॉर्मली स्ट्रांगली बॉन्डेड विद द प्रोटीन पार्ट। क्या बेटा जी ध्यान देना, दिस इज स्ट्रांगली बॉन्डेड विथ प्रोटीन पार्ट, विथ प्रोटीन पार्ट। ये एंजाइम के प्रोटीन पार्ट के साथ एपो एंजाइम के साथ स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा, जबकि को एंजाइम लूजली बॉन्ड, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है बट लूजली बॉन्डेड, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है बट स्ट्रांगली बॉन्डेड। हाँ एक चीज और, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप एंजाइम के एक्टिव साइट का भी पार्ट होगा। दिस आल्सो द पार्ट ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, दिस आल्सो द कोएंजाइम विल नेवर बी द पार्ट ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, जबकि प्रोस्थेटिक ग्रुप विल बी द पार्ट ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। पॉइंट नंबर 3 क्या बच्चों, दिस विल बी द पार्ट ऑफ, दिस विल बी द पार्ट ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, दिस विल बी द पार्ट ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। ये एंजाइम के एक्टिव साइट का पार्ट होगा। ध्यान रखें, प्रोस्थेटिक ग्रुप की कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स है थे, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा बट एंजाइम के प्रोटीन पर के साथ स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा, एंड दिस विल आल्सो बी अ पार्ट ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये सिमिलरिटी है, एक लूजली बॉन्डेड होगा तो कोएंजाइम और स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा तो प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोएंजाइम विल नेवर बी द पार्ट ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, ये कभी भी एंजाइम के एक्टिव साइट का पार्ट नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना।
जबकि प्रोस्थेटिक ग्रुप एंजाइम के एक्टिव साइट का पार्ट होगा। इस बात को ध्यान रखना बेटा जी। अच्छा, अब सुने, मैं एग्जांपल ले लूं। हाँ, वही एग्जांपल लूंगा जो एनसीईआरटी में दिया है, ये ध्यान रखना। वही एग्जांपल लूंगा जो एनसीईआरटी में दिया है। चलो बच्चों, यहां पे गौर करोगे। चलो, यहां पे दो एंजाइम में लेता हूं। एक एंजाइम है कैटालेज, ये हमारे लीवर में पाया जाता है। ये क्या करता है बच्चों? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन करवाता है। किसमें? वाटर में और ऑक्सीजन में। हाँ, कैटालिस। ओके बेटा जी, मैं अगला पेज लेता हूं। इस पेज पर बच्चों जगह कम है। प्रोस्थेटिक ग्रुप का एग्जांपल ले रहा हूं। एंजाइम लिया कैटालेज, ये कहां पाया जाता है? लीवर में। क्या करता है बेटा जी? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन करवाता है। किसमें बेटा जी? वाटर और ऑक्सीजन में। तो ये जो कैटालेज है, ये कॉम्प्लेक्स एंजाइम है और इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन है? हीम। वही हीमोग्लोबिन का पहला पार्ट हीम, वही हीम। ओके, ये इसके अलावा बच्चों पर ऑक्सीडेस, एंजाइम पर ऑक्सीडेस, ये परऑक्सीजन में, परऑक्सीडेस ये परऑक्सीजन में पाया जाता है। और इसका भी बच्चों प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन है? हीम ग्रुप। वही हीम ग्रुप जो हीमोग्लोबिन का पहला पार्ट है, हीम। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, तो हीम क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप। किसका? एंजाइम कैटालेज का और परऑक्सीडेस का। याद रखना, भूलना मत। इधर आइए, कहां जा रहे हैं आप लोग? मैं किस पर बोल रहा हूं? एंजाइम की स्ट्रक्चर पर और उसमें कोफैक्टर पर। कोफैक्टर कितने टाइप के? 3। पहला कौन? कोएंजाइम, क्लियर। दूसरा कौन? प्रोस्थेटिक ग्रुप, क्लियर। और तीसरा बेटा जी मेटल आयन। आइए मेटल आयन पे बात कर लेते हैं। मेटल आयन पे बात कर लेते हैं। ओके, तो अब बच्चों कोफैक्टर का तीसरा टाइप है मेटल आयन। मैंने क्या बोला बेटा जी? प्लांट फिजियोलॉजी का लेक्चर लेकर के आऊंगा ना, कोफैक्टर मेटल आयन के रूप में एक नहीं, दसियों एग्जांपल आपके सामने आएंगे। बट फिलहाल मैं कोफैक्टर मेटल आयन के रूप में वही एग्जांपल आपको कोट करूंगा जो एनसीईआरटी में दिया है। गड़िमा पॉइंट्स, क्योंकि मेरा एम क्या है? कर लो एनसीईआरटी मुट्ठी में, कर लो सपने मुट्ठी में, कर लो एनसीईआरटी मुट्ठी में, कर लो सपने मुट्ठी में। अब बच्चों ध्यान देना, इधर आओ। अच्छा, ये जो मेटल आयन, तो पता है भाई मेटल आयन तो इनऑर्गेनिक है ही है। अब ये भी बताना पड़ेगा क्या कि वो ऑर्गेनिक है? नहीं नहीं, तो मेटल आयन तो इनऑर्गेनिक है। अच्छा, ये क्या होगा? हाँ, ये मेटल आयन जो होंगे क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड, आपको पता है बॉन्ड कितने प्रकार के? बेसिकली 3 प्रकार के, जिसमें इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और बेटा जी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको डेटिव बॉन्ड कहते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? बोलो, 1 मिनट। हाँ, किसके साथ? एंजाइम के एक्टिव साइट के साइड चेन के साथ। एंजाइम के एक्टिव साइट के साइड चेन के साथ। अरे एंजाइम का एक्टिव साइट प्रोटीन, वहां पर जो प्रोटीन की ब्रांच होंगी उनके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। एंजाइम की जो एक्टिव साइट होंगी भाई, वो किससे बनी होंगी? प्रोटीन के चेन से बनी होंगी। तो वहां पर एक्टिव साइट पर जो प्रोटीन की ब्रांचेज होंगी, जिनको साइड चेन कहोगे, उनसे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। प्लस ध्यान रखना क्या बोल रहा हूं, दिस आल्सो प्रोड्यूस 1r2 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 1r2। यह 1 या 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड और बनाएगा। किसके साथ? सबस्ट्रेट के साथ। किसके साथ? सबस्ट्रेट के साथ। ओके, कौन? ये मेटल आयन जब कोफैक्टर के रूप में काम करेगा। एग्जाम्पल, जिंक आयन। ये क्या है? मेटल कोफैक्टर है। किस एंजाइम का? कार्बोक्सी पेप्टिडेज। कार्बोक्सी पेप्टिडेज। बहुत और एग्जांपल ले लेता हूं।
चलो चलते हैं रिस्पिरेशन। चलो भाई रिस्पिरेशन में कहां चले? हाँ बच्चों, लिंक रिएक्शन पर। वहां एंजाइम कौन है? पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। और पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स का कोफैक्टर कौन है? मैग्नीशियम आयन। चलो भाई चलते हैं कहां? फर्मेंटेशन में। एल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज, उसका कोफैक्टर कौन है? जिंक आयन। हजारों एग्जांपल दे सकता हूं और दूंगा। कब? जब आपको प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा तब। फिलहाल के लिए आप यही याद रखें, जिंक आयन कोफैक्टर एज अ मिड आयन इन द कार्बोक्सीपेप्टिडेज। तो बेटा जी अभी हम किसकी बात कर रहे थे? एंजाइम के स्ट्रक्चर की। सो नाउ वन थिंग इज क्लियर टू ईच एंड एवरी ऑडियंस, when enzyme composed with only the protein part, then this is called simple enzyme. But in many cases enzyme will be composed with a protein and non-protein part, and this is called complex enzyme. And that complex enzyme is also called holoenzyme. The protein part is called apoenzyme, the non-protein part is called cofactor. The cofactor will be of the three types. The first type is coenzyme. When cofactor will be called coenzyme, when it will be organic compound loosely bonded with the protein part of enzyme, and this will be the derivative of vitamins. Example, NAD and NADP, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, the derivative of vitamin niacin. Prosthetic group, also organic compound, is strongly bonded with the protein part, also the component of, also contribute in the composition of active site of enzyme. Example, heme group as prosthetic group of two enzyme catalase as well as per oxidase, and the metal coion as a factor, zinc ion. This is the cofactor of carboxypeptidase. And don't forget, this is the inorganic, produce coordinate bond with the side chain of active site of enzyme, as well as this will also produce one or two coordinate bond, with substrate. बेटा जी हम एंजाइम पे बात कर रहे हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर जा रहा है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी इन लेक्चर को एंजॉय कर रहे हैं। आज हमने आपसे वादा किया था कि आज के लेक्चर में जो बायोमॉलिक्यूल का लेक्चर नंबर 2 है, मैं 3 बातें आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहले तो नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। फिर दूसरा बेटा जी स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। और तीसरी हेडिंग जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जिसको मैंने कमिट किया, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। एंजाइम के क्लासिफिकेशन को भी हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में, और फिर आज बहुत हो जाएगा। फिर कल मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ, जो बायोमॉलिक्यूल का लेक्चर नंबर 3 होगा। कहीं आप लोग अपने पेशेंस को तो नहीं खो रहे हैं? नहीं, धैर्य तो बनाए रखना पड़ेगा, कोशिश तो करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पता है आपको, नन्ही चीटी दाना लेकर के जब आगे बढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़ के गिरना गिर के चढ़ना ना अखरता है, हर बार उसकी कोशिश बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर करके नौका पार नहीं होती। इसलिए आप विश्वास रखिए मेरे पर। मुझे नहीं पता आपकी केमिस्ट्री कैसी है, फिजिक्स कैसी है, लेकिन मैं आपको कमिट करता हूं, ये मेरा चैलेंज है। अगर बायोलॉजी में आपकी बम बम न करवा दिया, आपकी तूती ना बोलवा दिया, तो फिर मैं दोबारा कभी वीडियो लेकर के आपके सामने नहीं आऊंगा। बट मेरी एक ही शर्त है, यू हैव टू मेंटेन रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी। आपको रेगुलर रहना पड़ेगा बेटा जी, आपको पंक्चुअल रहना पड़ेगा। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, पागलपन तो आपको दिखाना पड़ेगा। 2 चीजों में से एक का त्याग तो करना पड़ेगा, या तो नींद का त्याग करना पड़ेगा, या तो सपनों का त्याग करना पड़ेगा। कर दीजिए नींद का त्याग 2 सालों के लिए। मैं तो चिल्ला चिल्ला के कहता हूं, अगर आज 8 घंटे नहीं पढ़ सकते हो, तो आने वाले समय में 12 घंटा काम करने के लिए तैयार रहो। लेकिन अगर आज 8 घंटे पढ़ सकते हो, तो आगे राजाओं की जिंदगी जीने के लिए तैयार रहो। आज रंक की तरह से जियो, कल राजा की तरह से जियोगे, और अगर आज राजा की तरह से जियोगे, तो कल रंक की तरह से जियोगे। फैसला तुम्हें करना है। पी लीजिए पानी, आप सभी लोग रिलैक्स हो लेते हैं।
फिर बच्चों एंजाइम के तीसरे लेक्चर पर आते सारी एंजाइम की तीसरी टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करते हैं, और वो है क्या बच्चों? क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। हाँ, पी लीजिए, पानी की बात कर रहा हूं और कुछ नहीं, गलत चीज नहीं पीना है, लेकिन पी लीजिए। तो बेटा जी, आज एंजाइम की जो तीसरी हेडिंग मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। क्या भाई, आज मैं आपके साथ क्या डिस्कस करूंगा? तीसरी हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। हाँ, एक बात क्लियर कर दूं, अच्छा एंजाइम को कौन क्लासिफाई किया? अरे यार आईयूपीएससी करेगी, दिस इज द मैटर ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ये बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है। दिस इज एंड बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हु गिवन द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम? आईयूपीएससी। कैसे बात करते हो यार? अच्छा बच्चों, आईयूपीएससी ने जो एंजाइम का क्लासिफिकेशन दिया है, उसका आधार क्या है? किस आधार पे एंजाइम को क्लासिफाई करेंगे? कि बेटा जी, एंजाइम जिन रिएक्शंस को कैटालाइज कर रहे हैं, उन रिएक्शंस का नेचर क्या है? एंजाइम जिन रिएक्शंस को कैटालाइज कर रहे हैं, उन रिएक्शंस का नेचर क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिएक्शन बीइंग कैटालाइज्ड बाय एंजाइम। क्या बोला? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिएक्शन बीइंग कैटालाइज्ड बाय एंजाइम। मैं लिख देता हूं क्योंकि तुम लोग भुलक्कड़ हो, तुम लोगों पे मैं विश्वास नहीं कर सकता। क्या भाई? ऑन द बेसिस ऑफ nature of and on the basis of nature of reaction being catalyzed by enzyme। एंजाइम के द्वारा जो रिएक्शंस कैटालाइज हो रही हैं, ओके बेटा जी, उसके आधार पे हम एंजाइम को क्लासिफाई करेंगे 6 क्लास में। ध्यान रखना, मैं जो सीक्वेंस फॉलो करूंगा, अगर मान लो 6 क्लास में, तो मैंने जिस क्लास को पहला क्लास बोला, इसका मतलब आईपीएससी के अकॉर्डिंग एंजाइम का वही पहला क्लास है। जिसको दूसरा बोलूंगा, इसका मतलब आईपीएससी का वही दूसरा क्लास है। जिसको थर्ड बोलूंगा, इसका मतलब आईपीएससी के अकॉर्डिंग वही थर्ड क्लास है। जिसको फोर्थ बोलूंगा, इसका मतलब आईपीएससी के अकॉर्डिंग वही फोर्थ क्लास है। इस बात का ध्यान रखना, मतलब आप सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते। मैं जिसको फर्स्ट बोलूंगा वो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है। कितने क्लास में क्लासिफाई किया गया? 6। हाँ चलिए बेटा जी, पहला क्लास कौन है? अब देखें, बोर्ड छोटा है तो इस पर 3 क्लास आएगा, अगले पेज पर 3 क्लास आएगा। अच्छा, अब जरा ध्यान देना बच्चों, पहला क्लास कौन है? ध्यान दोगे, पहला क्लास है ऑक्सीडियो रिडक्टेजेस। दूसरा क्लास है ट्रांसफरेजेस। तीसरा क्लास है हाइड्रोलेजेस। ध्यान देना, फोर्थ क्लास है लाइएजेस। देखो बच्चों, और यहां पर देखेंगे फिफ्थ क्लास है आइसोमिरेजेज, और सिक्स्थ क्लास है लाइगेजेस। चलो एक बार फिर रिवाइज कर दूं बेटा जी, द रिएक्शंस बीइंग कैटालाइज्ड बाय एंजाइम, उनका नेचर क्या है? इसके आधार पे एंजाइम को बोलो कितने क्लास में क्लासिफाई किया यूपीएससी ने? 6। आधार क्या है? द नेचर ऑफ रिएक्शन बीइंग कैटालाइज्ड बाय एंजाइम। पहला क्लास ऑक्सीडियो रिडक्टेजेस, तो तुमसे पूछ लिया नीट में द फर्स्ट क्लास ऑफ एंजाइम, तो आंसर ऑक्सीडियो रिडक्टेजेस ही जाएगा। सेकंड ट्रांसफरेजेस, थर्ड हाइड्रोलेजेस, फोर्थ लाइएजेस,
फिफ्थ आइसोमेरेजेज और बच्चों सिक्स लाइगेजेस। कितने क्लास? 6। लेट नहीं करते हैं, आओ एक एक क्लास को डिस्कस करते हैं। बोर तो नहीं हो रहे हो ना? नहीं ना? अरे क्या बात कर रहे हैं, मैं आपके भलाई की बात कर रहा हूं और आप बोर हो रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? हाँ, आइए चलिए एक एक क्लास को डिस्कस करते हैं। चलो बच्चों, हाँ चलिए सबसे पहले क्लास को लेते हैं बच्चों, और पहला क्लास है ऑक्सीडियो रिडक्टेजेस। ऑक्सीडियो रिडक्टेजेस पहला क्लास है, ऑक्सीडियो रिडक्टेजेस। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आप मेरी बात को समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ऑक्सीडियो रिडक्टेजेस, जैसे बच्चों यहां पर देखोगे, देखो देखो ये सर, ये तो पायरुविक एसिड है, हमने पढ़ा है रिस्पिरेशन में पायरुविक एसिड है सर। हाँ तो ठीक है ना, क्या हो रहा है बेटा जी? इस पायरुविक एसिड का रिडक्शन हो रहा है, इस पायरुविक एसिड का रिडक्शन हो रहा है। ओके बच्चों, इस पायरुविक एसिड का रिडक्शन हो रहा है किसमें भाई? एथिल एल्कोहल में। इस पायरुविक एसिड का रिडक्शन हो रहा है एथिल एल्कोहल में। अच्छा ठीक है। अच्छा, इस पायरुविक एसिड के रिडक्शन को कैटालाइज कौन कर रहा है? एक एंजाइम जिसका नाम है एल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज। एल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज, सुनते रहना बच्चों, एल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज। एक मिनट, यहां पर ध्यान देना। ये बच्चों एसेटल्डिहाइड है, ये बच्चों एसेटल्डिहाइड है। एसेटल्डिहाइड पायरुविक एसिड नहीं बल्कि एसेटल्डिहाइड, एथेनॉल। याद रखो बच्चों, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन की ये सेकेंड स्टेप है, और ना भी पता हो तो कोई बात नहीं। ये एसिटाल्डिहाइड का रिडक्शन हो रहा है एथिल अल्कोहल में। इस रिएक्शन को कौन एंजाइम कैटालाइज कर रहा है? एल्कोहलिक डिहाइड्रोजन। ये रिएक्शन कहां हो रही है? हमारे साइटोप्लाज्म में। कब? जब ऑक्सीजन अब्सेंट होगी तब। जब ऑक्सीजन अब्सेंट होगी तब। देख लो, ये एंजाइम जिस रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है उसमें सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में रिड्यूस हो रहा है, उसमें सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में रिड्यूस हो रहा है। बच्चों ध्यान रखना, अगर कोई एंजाइम ऐसे रिएक्शन को कैटालाइज करे जिसमें सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में या तो ऑक्सीडाइज हो या तो रिड्यूस हो, या तो ऑक्सीडाइज हो या तो रिड्यूस हो, ऐसे सभी एंजाइम को हम जिस क्लास में क्लासिफाई करेंगे, जिस ग्रुप में क्लासिफाई करेंगे, उस ग्रुप को ऑक्सीडियो रिडक्टेजेस कहेंगे। यानी बच्चों, एल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज का क्लास क्या होगा? ऑक्सीडियो रिडक्टेजेस। क्या बेटा जी? ऑक्सीडियो रिडक्टेजेज। Getting my points? Oh, the enzyme catalyzing the substrate into product which involve either oxidation or reduction of substrate, जिसमें या तो सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है या तो रिडक्शन हो रहा है। Such enzyme will be classified as ऑक्सीडियो रिडक्टेजेस। उनको ऑक्सीडियो रिडक्टेजेस के रूप में हम क्लासिफाई करेंगे। और भी एग्जांपल है, रटने की जरूरत नहीं है, अभी फिलहाल इतना ही याद रखिए। क्यों? क्योंकि जब आपको प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा तो इतने एग्जाम्पल आएंगे कि वहां पर मैं डिक्टेट करूंगा, याद रखो ये ऑक्सीडियो रिडक्टेजेज है, ये ट्रांसफरेजेज है, वो मैं आपको बतलाता चला जाऊंगा, उसकी आप चिंता छोड़िए। अच्छा बेटा जी, अब आइए, ये तो एंजाइम का पहला क्लास है। अच्छा बच्चों, एंजाइम का दूसरा क्लास कौन है? ट्रांसफरेजेज। ट्रांसफरेजेज, ट्रांसफरेजेज, ये बेटा जी एंजाइम का दूसरा क्लास है। फिर मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान देना। ये बच्चों देखो, ग्लूटामिक एसिड है, ये ग्लूटामिक एसिड है। अच्छा, ग्लूटामिक एसिड क्या है? एक अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड है। अच्छा, ये ग्लूटामिक एसिड जो अमीनो एसिड है, ये किससे रिएक्ट कर रहा है? पायरुविक एसिड से। इस रिएक्शन को भी मैं रिस्पिरेशन में, क्रेब्स साइकिल में
मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, चिंता मत करना। अभी लगेगा कि तुम रट रहे हो, और हमारी भी मजबूरी है क्योंकि अभी आप लोगों को फिजियोलॉजी का ज्ञान नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ी सी हम रटने पर आ गए। अच्छा, क्या हुआ? जब ग्लूटामिक एसिड पायरुविक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हो क्या रहा है यार? हो क्या रहा है? इस ग्लूटामिक एसिड से पायरुविक एसिड को एमीन ग्रुप की ट्रांसफरिंग हो रही है। परिणाम, ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो गया एलानिन में। एलानिन क्या है? एक अमीनो एसिड। एलानिन क्या है? एक अमीनो एसिड। और ग्लूटामिक एसिड कन्वर्ट हो गया किसमें? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में। और ग्लूटामिक एसिड कन्वर्ट हो गया अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में। देखो, इस रिएक्शन में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से, अरे भाई अमीनो एसिड क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। पायरुविक एसिड क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? ग्लूटामिक एसिड से पायरुविक एसिड को एमीन ग्रुप के ट्रांसफरिंग हो रही है। अच्छा, इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज कर रहा है उसका नाम क्या है? ट्रांस एमिनेज। उसका नाम क्या है? ट्रांस एमिनेज। अब सुनना, क्या पहले अंग्रेजी में बोल दो? हाँ, एंजाइम catalyzing such a reaction in which transferring of functional group takes place from one compound to another. Enzyme catalyzing a reaction which involve transferring of functional group, not a hydrogen atom, not a hydrogen atom, not a hydrogen atom. Transferring of functional group, not a hydrogen atom, from one compound to another. Such enzyme will be classified as transferases. ऐसे एंजाइम को हम जिस क्लास में रखेंगे उस क्लास का नाम क्या होगा? ट्रांसफरेजेज। इसका मतलब बेटा जी, एमिनेज, एक मिनट थोड़ा सा, इसका मतलब बेटा जी जो ट्रांस एमिनेज है वो किस क्लास का मेंबर है? ट्रांसफरेजेज का। चलो भाई, एंजाइम के कितने क्लास हैं? 6। पहला क्लास कौन है? ऑक्सीडियो रिडक्टेजेज। दूसरा क्लास कौन है? ट्रांसफरेजेज। चलो बेटा जी, अब तीसरे क्लास पर आते हैं, और तीसरा क्लास है, थर्ड क्लास है हाइड्रोलेजेस। क्या बेटा जी? हाइड्रोलेजेस तीसरा क्लास है, हाइड्रोलेजेस। एक बात ध्यान रखना बच्चों, हाइड्रोलेजेस जो एंजाइम है ये बच्चों डाइजेस्टिव एंजाइम है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम है, ये सारे डाइजेस्टिव एंजाइम है। अब मेरी बात समझना, अर्थात हाइड्रोलेजेस जो डाइजेस्टिव एंजाइम है ये क्या करेंगे? जो माइक्रोबायोमॉलिक्यूल है, माइक्रोबायोमॉलिक्यूल, प्रोटीन, प्रोटीन, लिपिड, नहीं ध्यान रहे, लिपिड माइक्रोबायोमॉलिक्यूल नहीं है, माइक्रोबायोमॉलिक्यूल है, प्रोटीन, लिपिड। ओके बच्चों, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट। क्या बेटा जी? पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड ये क्या है? ये बच्चों न्यूट्रिएंट के बायोमॉलिक्यूल के कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। ये नॉन डिफ्यूजिबल फॉर्म है, ये नॉन डिफ्यूजिबल फॉर्म है, ये नॉन डिफ्यूजिबल फॉर्म है। हाइड्रोलेजेस क्या करेगा? यस, अब देखो, इन सबको ब्रेक करेगा, इन सबको स्प्लिट करेगा। किसमें? इनके डिफ्यूजिबल फॉर्म में, इनके इनके स्ट्रक्चरल यूनिट में, इनके बोल्डिंग यूनिट में। तो प्रोटीन को क्या करेगा? यस, स्प्लिट करेगा अमीनो एसिड में। तो यहां पर किस, यहां पर यह हाइड्रोलेजेज किस बॉन्ड को तोड़ेगा? पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ेगा। लिपिड को किस में तोड़ेगा? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। यह हाइड्रोलेजेज यहां पर किस बॉन्ड को क्लीव करेगा? एस्टर बॉन्ड को। पॉलीसेकेराइड को तोड़ेगा किसमें? मोनोसेकेराइड में। किसमें तोड़ेगा बच्चों? मोनोसेकेराइड में। यहां पर किस बॉन्ड को ये क्लीव करेगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को। ध्यान रखना, एनसीईआरटी बोल रहा हूं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को।
और न्यूक्लिक एसिड को ये क्लीव करेगा किसमें बच्चों? न्यूक्लियोटाइड में। और यहां पर किसको तोड़ेगा? फास्फोडाई एस्टर बॉन्ड को। हाँ, इन सभी बॉन्ड को तोड़ने के लिए ये हाइड्रोलेजेज किसका यूज करेगा? वाटर का। ये ध्यान रखना। ये न्यूट्रिएंट के कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ये न्यूट्रिएंट के सिंपल फॉर्म है, ये न्यूट्रिएंट के नॉन डिफ्यूजिबल फॉर्म है, ये न्यूट्रिएंट के डिफ्यूजिबल फॉर्म है। अब सुनो, जब कोई एंजाइम वाटर के द्वारा न्यूट्रिएंट के कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में, नॉन डिफ्यूजिबल फॉर्म को डिफ्यूजिबल फॉर्म में ब्रेक करे, स्प्लिट करे, क्लीव करे, तो ऐसे सभी एंजाइम को जिस ग्रुप में क्लासिफाई करेंगे उन्हें हाइड्रोलेजेस कहते हैं। तो बेटा जी, सारे डाइजेस्टिव एंजाइम हाइड्रोलेजेस हैं, क्योंकि डाइजेशन किसे कहते हैं? दिस इज द एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट इन सिंपल फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट। यही तो डाइजेशन है। एंड द एंजाइम। अच्छा बताओ, हाँ एक मिनट ध्यान रखिएगा। तो डाइजेस्टिव एंजाइम जो होंगे हाइड्रोलिसिस जब करेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्म का सिंपल फॉर्म में न्यूट्रिएंट का, तो किन बॉन्ड्स को तोड़ेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड को, एस्टर बॉन्ड को, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को, प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड को, लिपिड में एस्टर बॉन्ड को, पॉलीसेकेराइड में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को, और न्यूक्लिक एसिड में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को। ध्यान रखना, एनसीईआरटी बोल रहा। किसकी बात चल रही है भाई? बोलिए। एंजाइम के क्लासिफिकेशन की। एंजाइम को कितने ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है? 6। किसके आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिएक्शन बीइंग कैटलाइज्ड बाय एंजाइम। पहला ग्रुप क्या है? ऑक्सीडियोरिडक्टेजेस। दूसरा ग्रुप क्या है? ट्रांसफरेजेस। तीसरा ग्रुप क्या है? हाइड्रोलेजेस। आइए चौथे ग्रुप पे चलते हैं। क्या बेटा जी? लाइएजेस। क्या? लाइएजेस। आइए, नाउ द फोर्थ ग्रुप। अब एंजाइम का बच्चों फोर्थ ग्रुप है, एंजाइम का फोर्थ ग्रुप है लाइएजेस। लाइएजेस का मतलब होता है लाइसिस। लाइएजेस का मतलब क्या होता है बच्चों? लाइसिस। अब मेरी बात समझे, यहां पे देखें, ये एक फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, यह रिस्पिरेशन के ग्लाइकोलिसिस की एक रिएक्शन है। यह रिस्पिरेशन के ग्लाइकोलिसिस के स्टेप नंबर 4 को मैं लिख रहा हूं। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट क्लीव करता है, टूटता है किसमें? 3 फास्फो ग्लिसरल डिहाइड में और डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में। ध्यान रहे, ये फ्रक्टोज हेक्सोज कीटोज सुगर है। ये हेक्सोज कीटोज सुगर है। ये 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड ट्रायोज एल्डोज सुगर है, और ये डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट ट्रायोज कीटोज सुगर है। इसमें कितने होते हैं? 3। इसमें भी कार्बन कितने होते हैं? 3। और बच्चों इसमें कार्बन कितने होते हैं? 6। हाँ एक मिनट, क्या हुआ? इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है उसका नाम है एल्डोलेज। एल्डोलेज ने क्या किया? फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट के कार्बन कार्बन बॉन्ड को क्लिप कर दिया, कार्बन कार्बन बॉन्ड को क्लिप कर दिया। लेकिन इस प्रोसेस में उसने वाटर की हेल्प नहीं लिया। अगर वाटर की हेल्प लेता तब तो यह हाइड्रोलिसिस हो जाता। Oh, when an enzyme cleave organic compound into 2 organic compound by cleaving the carbon-carbon bond without use of water. फिर सुनिए, when an enzyme cleave organic compound, when an enzyme break organic compound into 2 organic compound by cleaving carbon-carbon bonds without use of water. ऐसे एंजाइम को हम जिस ग्रुप में क्लासिफाई करेंगे उस ग्रुप का नाम क्या होगा? लाइएजेस। अर्थात तुम एल्डोलेज को कहां क्लासिफाई करोगे? लाइएजेस में।
ध्यान रहे, when an enzyme break a organic compound into two organic compound by cleaving carbon-carbon bond without use of water, such enzyme will be classified as lyases. बताओ तुम एल्डोलेज को कहां रखोगे? लाइएजेस में। गेट इट? चलो अब आते हैं बच्चों एंजाइम के 5वें क्लास पर, और एंजाइम का 5th क्लास है, एंजाइम का 5th क्लास है आइसोमेरेजेस। आइसोमेरेजेस क्या? आइसोमेरेजेस। अब मेरी बात समझे, इधर आइए, ये देखिए क्या है, ये है ग्लूकोज 6 फास्फेट, ये ग्लूकोज 6 फास्फेट है। तो ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज क्या है? हेक्सोज एल्डोज शुगर, हेक्सोज एल्डोज शुगर, ग्लूकोज 6 फास्फेट। और ये देखो क्या है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट, ये क्या है? हेक्सोज कीटोज शुगर। ग्लूकोज 6 फास्फेट हेक्सोज एल्डोज शुगर है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट हेक्सोज कीटोज शुगर है। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। ओके बेटा, कैसे आइसोमर है? फंक्शनल आइसोमर है, क्योंकि इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है और इसके पास कीटोनिक ग्रुप होता है, तो दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है। अच्छा एक मिनट, इस कन्वर्जन को, अच्छा तो एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में चेंज हो रहा है। अच्छा, जब एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में चेंज हो तो इस रिएक्शन को आइसोमेराइजेशन कहते हैं। जब एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में चेंज हो तो इस रिएक्शन को आइसोमेराइजेशन कहते हैं। अच्छा, इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करेगा उसका नाम क्या है? हेक्सोज आइसोमेरेज। तो उस एंजाइम का नाम है हेक्सोज आइसोमेरेज। अब ध्यान दो, if enzyme catalyzing the isomerization of one isomer into another isomer, if an enzyme catalyzing isomerization of one isomer into another isomer, such enzyme will be classified in a group आइसोमेरेजेज। ऐसे एंजाइम को हम आइसोमेरेजेज ग्रुप में रखेंगे, अर्थात हेक्सोज आइसोमेरेज किस में रखा जाएगा? आइसोमेरेजेज ग्रुप में। हाँ एक बात ध्यान रखना, ये जो आइसोमेरेजेज हैं, ओके बच्चों, ये क्या करेंगे? आइसोमेराइजेशन को कैटालाइज करेंगे। अच्छा, तो जिन आइसोमेराइजेशन को कैटालाइज करेंगे उसमें ध्यान रखना, जो आइसोमेराइजेशन होगा वो पोजीशन आइसोमर का भी हो सकता है, फंक्शनल आइसोमर का भी हो सकता है। ध्यान देना, चेन आइसोमर का भी हो सकता है, ऑप्टिकल आइसोमर का भी हो सकता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर का भी हो सकता है। एक मिनट, ये आइसोमेरेजेज जब आइसोमर को, एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट कराएंगे, तो वो जो आइसोमेराइजेशन होगा जिसमें एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में चेंज होगा, वो एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर भी हो सकते हैं, फंक्शनल आइसोमर भी हो सकते हैं, चेन आइसोमर भी हो सकते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर भी हो सकते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी हो सकते हैं। ये ध्यान रखना, जैसे ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हैं। एंजाइम का 5वां क्लास क्या रहा बेटा जी? आइसोमेरेजेस। आइए एंजाइम के अंतिम क्लास पर चलते हैं, और उसका अंतिम क्लास है लाइगेजेस। एंजाइम का 6ठा क्लास है, 6th क्लास है लाइगेजेज। अब मेरी बात समझे, ए मतलब अमीनो एसिड, ए मतलब अमीनो एसिड, ए मतलब अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या है? मैक्रोबायोमॉलिक्यूल प्रोटीन के स्ट्रक्चरल यूनिट। अमीनो एसिड्स क्या है? मैक्रोबायोमॉलिक्यूल प्रोटीन के स्ट्रक्चरल यूनिट। देखो, ये अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल आपस में फ्यूज कर रहे हैं, ओके बेटा जी, और इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, जो इन अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल को आपस में कनेक्ट कर रहा है, उस बॉन्ड का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। तो अमीनो एसिड्स के मॉलिक्यूल में पेप्टाइड बॉन्ड बनता चला गया, अमीनो एसिड्स के मॉलिक्यूल आपस में फ्यूज करते चले गए, तो एक चेन बनी अमीनो एसिड की जिसे प्रोटीन बोला। अच्छा भाई,
दो अमीनो एसिड मॉलिक्यूल के बीच में इस पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन को कैटालाइज कौन करता है? एंजाइम, पेप्टिडिल ट्रांसफरेज। कौन कैटालाइज करता है? एंजाइम, पेप्टिडिल ट्रांसफरेज। मेरी बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार से ध्यान देना। एन, न्यूक्लियोटाइड, 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 न्यूक्लियोटाइड। इन न्यूक्लियोटाइड के बीच में बॉन्ड बन रहा है जिसका नाम क्या है? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो क्या हुआ? न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन गई न्यूक्लियोटाइड के, इसे न्यूक्लिक एसिड कहा। अच्छा एक मिनट, तो न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लिक एसिड की स्ट्रक्चरल यूनिट। अमीनो एसिड क्या है? प्रोटीन की स्ट्रक्चरल यूनिट। प्रोटीन क्या है? माइक्रोबायोमॉलिक्यूल। न्यूक्लिक एसिड क्या है? माइक्रोबायोमॉलिक्यूल। प्रोटीन की स्ट्रक्चरल यूनिट कौन है? अमीनो एसिड। न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर, न्यूक्लिक एसिड की स्ट्रक्चरल यूनिट कौन है? न्यूक्लियोटाइड। तो यहां पर न्यूक्लियोटाइड के बीच में इन फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के फॉर्मेशन को कौन कैटालाइज कर रहा है? एक एंजाइम जिसका नाम क्या है? या तो डीएनए लाइगेज या तो आरएनए लाइगेज। अगर ये राइबोज न्यूक्लियोटाइड्स होंगी तो आरएनए लाइगेज, अगर बच्चों ये डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड्स होंगी तो डीएनए लाइगेज। चलो मान लिया डीएनए लाइगेज। अब सुनो, ये डीएनए लाइगेज और ये पेप्टिडिल ट्रांसफरेज ये क्या कर रहे हैं? माइक्रोबायोमॉलिक्यूल के स्ट्रक्चरल यूनिट के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन को कैटालाइज कर रहे हैं। माइक्रोबायोमॉलिक्यूल के स्ट्रक्चरल यूनिट के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन को कैटालाइज कर रहे हैं। Those enzymes responsible to catalyze the bond between the structural unit of microbiomolecule, they are classified as ligases. Those enzymes responsible to catalyze the bond between the structural unit of microbiomolecule classified as ligases. तो बेटा जी, ये पेप्टिडिल ट्रांसफरेज और ये डीएनए लाइगेज बताओ किस ग्रुप में रखे जाएंगे? लाइगेजेज में रखे जाएंगे, 6th क्लास में रखे जाएंगे। बताइए भाई, एंजाइम को हमने कितने क्लास में डिवाइड किया? 6। किस आधार पर? जिन रिएक्शंस को कैटालाइज कर रहे हैं उनका नेचर क्या है? ऑक्सीडियोरिडक्टेजेस, ट्रांसफरेजेस, हाइड्रोलेजेस, लाइएजेस, आइसोमेरेजेस, लाइगेजेस। तो उसका सेकंड क्लास कौन है? ट्रांसफरेजेस। थर्ड क्लास कौन है? हाइड्रोलेजेस। फोर्थ क्लास कौन है? लाइएजेस। फिफ्थ क्लास कौन है? आइसोमेरेजेस। सिक्स्थ क्लास कौन है? लाइगेजेस। फर्स्ट क्लास कौन है? ऑक्सीडियोरिडक्टेजेस। ये ध्यान रखना, यही आंसर आपको देना है जो मैं एनसीईआरटी में बोल रहा हूं। बताओ आज का लेक्चर कैसा रहा? एक बार जरूर अपने कमेंट करना इस लेक्चर पर कि आपको मेरा लेक्चर आज का स्पेशली कैसा लगा। कल जो पहला लेक्चर बनाया था थोड़ा सा वो जगह अच्छी नहीं थी तो इसलिए उसमें हल्की सी आवाज आ रही थी। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और आप लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। आज लेक्चर को बच्चों यहीं पर समाप्त करते हैं और जाते जाते एक बात आप लोगों के लिए, क्या बच्चों, इस तरीके से पढ़ो कि पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगने लगे तो समझ लेना कि तुम अपने मंजिल के बहुत करीब हो। मिलते हैं बच्चों कल एंजाइम के तीसरे लेक्चर के साथ, जो फाइनल लेक्चर होगा फैक्टर अफेक्टिंग द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। ध्यान रखना उसमें स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का कंसेप्ट है, जो इनहिबिट का कंसेप्ट है और जो माइकेलिस कांस्टेंट का कंसेप्ट है वो बच्चों को बहुत परेशान करता है। तो वो लेकर के मैं आऊंगा कल के लेक्चर में बच्चों, लेक्चर नंबर 3 बायोमॉलिक्यूल का बाय आरबीएस सर, अन एकेडमी अहमदाबाद। ओके बच्चों, तो लेक्चर को लाइक करना, अपने कमेंट देना प्लीज एंड प्लीज मत भूलिएगा। लेक्चर को एंजॉय करते रहिए, इसकी कोई कास्ट नहीं है। और यदि आपके कमेंट अच्छे रहे, आपको लेक्चर पसंद आए तो मैं आपको गारंटी देता हूं बच्चों नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक पूरी 11th की बायोलॉजी आपके सामने रख दूंगा। 12th के बायोलॉजी के भी कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर आपके साथ में लेकर के आऊंगा। ओके बच्चों, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं कल। What?